तो शुरुआत में हम दो फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे और यहाँ की टाइमलाइन 2019 की है। पहली फैमिली है नीलसन्स फैमिली और इस परिवार में माता पिता के अलावा 3 बच्चे हैं। पिता का नाम उल्रिक है, माँ का नाम कैथरीन है और उनके बच्चों का नाम मैग्नस, मार्था और मिकेल है। दूसरी फैमिली है कैनवोल्ड फैमिली और इस फैमिली में माइकल और हैना है और इन दोनों के बच्चे का नाम जोनस है। तो पहली एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स माइकल कैनवोल्ड को देख पाते हैं जो खुद को फांसी लगाकर मार लेते हैं। मरने से पहले उन्होंने एक नोट लिखा था और उस नोट के ऊपर क्लियरली रिटन था कि इसे 4 नवंबर को रात 10:13 के बाद ही खोला जाए। ये नोट माइकल की माँ के पास था जिनका नाम इनेस कैनवोल्ड था और इनेस 4 नवंबर का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो इस नोट को खोल सके। अब दोस्तों, अपने पिता के डेथ की वजह से जोनस काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और वो अपनी क्लासेस भी कई दिनों से अटेंड नहीं कर रहा था। इसके अलावा जोनस एक मेंटल थेरेपी भी कर रहा था और कुछ दिनों तक थेरेपी में रहने के बाद ही वॉज फीलिंग बेटर। जोनस की मां हैना का अफेयर उल्रिक निल्सन के साथ चल रहा था और इस अफेयर के बारे में उल्रिक के परिवार वालों को नहीं पता था। सो फाइनली जोनस कई दिनों के बाद स्कूल वापस अटेंड करने जाता है और उसे वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड बार्थोस टाइडमैन वेलकम करता है। अब दोस्तों, यहाँ टाइडमैन परिवार का रोल भी इस सीरीज़ में काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उनकी इंट्रोडक्शन हम आगे करेंगे क्योंकि फ़िलहाल इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो बार्थोस मार्था नीलसन को डेट कर रहा था और इस सीन में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि मार्था पहले जोनस की लव इंटरेस्ट थी। एनीवेज, इस सीरीज़ में हम व्यूअर्स को आगे पता चलता है कि शहर में एरिक नाम का बंदा तकरीबन 13 दिन से गायब है और उल्रिक उस बंदे को खोजने का काम कर रहे थे। उल्रिक एक पुलिस ऑफिसर थे और उनके सीनियर ऑफिसर का नाम शार्लेट डॉपलर था। अब अगेन यहाँ डॉपलर फैमिली भी इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इस केस पे उल्रिक को तहकीकात करते देख हम व्यूअर्स इस टाउन से जुड़ी कुछ बहुत ही वियर्ड बातें जान पाते हैं। पहली बात ये कि आज से ठीक 33 साल पहले 1986 में उल्रिक का भाई मैड्स भी एकदम अचानक से गायब हुआ था और प्रेजेंट में एरिक के गायब होने पे उल्रिक की माँ जेन का कहना था कि आज 33 साल बाद सब कुछ फिर से रिपीट हो रहा है। मीनवाइल हम व्यूअर्स गायब एरिक को एक ब्लू रूम में देखते हैं जहां वो सोने की कोशिश कर रहा था और इस रूम में काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रही थी। तो यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स वापस से स्कूल किड्स को देखते हैं जहाँ ये बच्चे कुछ ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे। बातों बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले एरिक ने विंडन केव्स के पास कुछ ड्रग्स छुपाया था और ये बच्चे उसी ड्रग्स को रात में वापस लाने का प्लान बना रहे थे। प्लान के मुताबिक आज रात स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी बिकॉज ऑफ एरिक्स डिसअपियरेंस और उसी वक्त ये बच्चे विंडन केव्स के पास जाकर ड्रग्स चुरा लेंगे। इस ड्रग्स चोरी के गैंग में उल्रिक के 3 बच्चे मैग्नस, मार्था और मिकेल थे और इन तीनों के अलावा इनके साथ जोनस और बार्थोस भी था। तो जब ये लोग केव्स के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां फ्रांसिस्का डॉपलर मिलती है जिसने पहले से ही इस ड्रग्स को ढूंढ लिया था। फ्रांसिस्का शॉर्ले डॉपलर की बेटी थी और अगर आपको याद हो तो शॉर्ले एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उल्रिक की सीनियर है। अब ऑब्वियसली इन बच्चों के बीच ड्रग्स को लेकर जोरों से बहस होने लगती है और तभी अचानक उन्हें वहाँ केव के अंदर से एक जोरों की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ के बाद इन बच्चों के टॉर्च लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और इन घटनाओं से डर के ये बच्चे वहाँ से भागना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एक बूढ़े इंसान को देखते हैं और ये बंदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग को इंटरप्ट करता है। ये बूढ़ा इंसान बार बार यही बड़बड़ा रहा था कि इट्स गोइंग टू हैपन अगेन, अर्थात ये सब वापस फिर से होगा। और बातों बातों में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस बूढ़े का नाम हेल्गे डॉपलर है जो कि शॉर्ले डॉपलर का फादर इन लॉ है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस उन बच्चों पे फोकस करती है जो कि विंडन केव से दूर भाग रहे थे। इस भागम भाग में जोनस गिर जाता है और उसे वहाँ अपने डेड फादर दिखते हैं जो कि किसी तरह के इंक या फिर टाड़ में कवर्ड थे। जोनस फौरन ही वहाँ से भागकर बाकी लोगों के पास पहुँचता है और सेटल डाउन होने पे इन बच्चों को पता चलता है कि इस भाग दौड़ के दौरान इस ग्रुप का सबसे यंग बच्चा मिकेल गायब हो चुका है। ये बच्चे फौरन ही अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उल्रिक अपने सबसे छोटे बेटे मिकेल के गायब होने से एकदम परेशान हो जाते हैं। उल्रिक एक बड़ी पुलिस फोर्स के साथ जंगल में मिकेल की तलाश करते हैं और सरप्राइजिंगली उन्हें वहाँ किसी बच्चे की लाश मिलती है। उल्रिक डरते हुए इस बच्चे का चेहरा देखते हैं एंड टू हिज रिलीफ ये बच्चा उनका बेटा मिकेल नहीं था।
अब दोस्तों इस लाश की आंखें और कान पूरी तरह से जल चुकी थी और इस लाश के पास एक बहुत ही पुराना वॉकमैन था जिसमें 1980s के सॉन्ग चल रहे थे। इतना ही नहीं, इस लाश का पहनावा भी कुछ 1980s के बच्चों जैसा ही था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स आइनेस कैन वर्ल्ड को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आज 4 नवंबर है, यानी कि आज रात 10:13 के बाद आइनेस अपने बेटे माइकल का सुसाइड नोट पढ़ सकेगी। समय होते ही आइनेस फौरन ही इस नोट को पढ़ती है और इस नोट को पढ़ने के बाद हम व्यूअर्स उन्हें रोते हुए देख पाते हैं। यहाँ सीन फिर से चेंज होती है जहाँ हम व्यूअर्स गायब हुए एरिक को वापस से इस ब्लू रूम में देखते हैं और एरिक की आंखों और ईयर्स को एक काइंड ऑफ मेटल रिंग कवर कर रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ एक बंदा था जो कि एरिक को कुछ एक्सपेरिमेंट करने जैसे चेयर से बांध रखा था और ये बंदा उसके नेक में एक क्वाइन का लॉकेट बनाकर डालता है। पहली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इससे पहले हम दूसरे एपिसोड के बारे में बातें करें, मैं आपको डॉपलर्स और टाइडमैन्स फैमिली के इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो डॉपलर फैमिली के सबसे एल्डर मेंबर का नाम है हेल्गे डॉपलर और हेल्गे के बेटे का नाम पीटर डॉपलर है। पीटर की बीवी का नाम शॉर्ले डॉपलर है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इनके बच्चे का नाम फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ है। नाउ टाइडमैन्स फैमिली में अलेक्जेंडर और रेजिना है और इनके बेटे का नाम बार्टोस है। तो दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि विंडन शहर में अक्सर लाइट्स फ्लिकर करते हैं और जब भी ऐसा होता है तो कई मृत पंछी जमीन पे गिरे पाए जाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स अल्रिक को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में मिले उस बच्चे की डेड बॉडी की जांच करवाने एक डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर का कहना था कि इस बॉडी के ईयर ड्रम्स फट चुके हैं। ऐसा यूजुअली तभी होता है जब किसी इंसान को बहुत तेज़ी से घुमाया जाए और यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि इस बच्चे के कपड़े, शूज़ वगैरह सब 1980s के थे। इस बॉडी के नेक से एक क्वाइन बंधी हुई थी जो कि 1986 की थी और ये बातें बहुत ही वियर्ड और कंफ्यूजिंग थी। इन घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स 2 लोगों को अजीब बिहेव करते देखते हैं। पहला इंसान था पीटर डॉपलर और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी शॉर्ले से कुछ छुपा रहे हैं। दूसरे इंसान का नाम था ट्रॉन्टे नील्सन जो कि अल्रिक नील्सन के डैड थे और वो उस एग्जैक्ट टाइम पे घर पे नहीं थे जिस टाइम पे मिकल गायब हुआ था। अल्रिक पर्सनली भी अपने बेटे मिकल को खोज रहे थे और इस खोज के दौरान अल्रिक को एक दरवाज़ा मिलता है जो कि विंडन केव्स को पास वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्ट करता था। अब चूंकि पावर प्लांट एक हाई सिक्योरिटी एरिया थी, अल्रिक उसके अंदर नहीं जा सकते थे और इसीलिए वो इस प्लांट को सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करते हैं। करेंटली इस पावर प्लांट को अलेक्जेंडर टीडमैन्स मैनेज कर रहे थे और अलेक्जेंडर की बीवी रेजिना विंडन होटल को मैनेज करती थी। आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स अलेक्जेंडर को थोड़ा नर्वस होते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्रिक की सर्च वारंट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है और वो इस बात से एकदम अपसेट थे। अल्रिक अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उसके बेटे मिकल को खोजने में हेल्प करें और उदास होने के कारण अल्रिक अब हैना को भी इग्नोर कर रहे थे जिससे उनका अफेयर था। हैना काफ़ी कोशिश करती है कि अल्रिक के साथ वो अपने अफेयर को आगे बढ़ा सके, लेकिन अल्रिक वॉज इन नो मूड टू कंटिन्यू दिस। यहाँ सीन चेंज होकर जॉनस पे फोकस करती है और जॉनस को अक्सर अपने पिता से जुड़ी कुछ डरावने सपने आते थे। जॉनस घर में अपने पिता के रूम में खोजबीन करता है जहाँ उसे एक विंडन केव्स की मैप मिलती है और इस मैप में विंडन केव्स के बारे में कुछ नोट्स लिखी थी। इन घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स एक अनजान शख्स को हुडी में देखते हैं जो कि विंडन केव से बाहर आया था और इस इंसान के हाथ में एक ब्रीफकेस थी। ये इंसान विंडन होटल में जाकर एक रूम लेता है और वो इस रूम में ढेर सारे आर्टिकल्स वगैरह लगाता है जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड थी। आर्टिकल्स के अलावा वो इस रूम में कई न्यूज़पेपर कटिंग्स भी लगाता है और इन कटिंग्स में से एक पे लिखा था वेयर इज़ मिकल, अर्थात मिकल कहाँ है। ये स्ट्रेंजर वेयर शब्द को मार्कर से काट देता है और वो वहाँ लिखता है व्हेन इज़ मिकल, अर्थात मिकल कब है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स इस स्ट्रेंजर के कमरे में एक मशीन भी देख पाते हैं जो कि एक टाइम मशीन जैसी दिख रही थी। सेकेंड एपिसोड के कुछ लास्ट सीन में हम व्यूअर्स को पहली बार गायब मिकल की झलक दिखती है और मिकल विंडन केव से बाहर आ रहा था।
केव से बाहर आने के बाद मिकल फौरन ही अपने घर की तरफ भागता है और इससे पहले वो अपने घर के अंदर जा पाता उसे एक हाई स्कूल किड अंदर जाने से रोकता है। इस हाई स्कूल किड का कहना था कि वो इस घर में रहता है और शॉकिंगली इस किड का नाम था अल्रिक नील्सन। जी हाँ दोस्तों, मिकल यंग अल्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीना को देखता है और उनके जाने के बाद जब मिकल वहाँ पढ़ी न्यूज़पेपर उठाता है तो उस न्यूज़पेपर में डेट थी 5 नवंबर 1986, यानी कि मिकल किसी तरह 33 साल पहले पास्ट में आ चुका है और यहाँ वो अपने ही माता पिता से मिल रहा है जो कि उस वक्त पे एक टीनेजर थे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों इससे पहले हम थर्ड एपिसोड की कहानी जाने, मैं आपको इन 4 फैमिलीज़ के बारे में फिर से बताऊंगा क्योंकि यहाँ की टाइमलाइन 2019 नहीं बल्कि 1986 है और ऑब्वियसली 1986 में इस फैमिली में अलग अलग मेंबर्स रहे होंगे। तो सबसे पहली फैमिली है नील्सन फैमिली, जिसमें जेन और ट्रॉन्टे नील्सन हैं। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है अल्रिक और मैड्स फिलहाल मिसिंग है और ये मिसिंग इंसिडेंट 2019 वाली मिसिंग इंसिडेंट से मिलती जुलती है। दूसरी फैमिली है टीडमैन फैमिली और इस फैमिली में ईगॉन सबसे एल्डर मेंबर हैं। ईगॉन इज़ ए पुलिस ऑफिसर और उनकी बेटी का नाम क्लॉडिया है। दोस्तों यहाँ क्लॉडिया के हस्बैंड की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्लॉडिया को एक बेटी ज़रूर है जिसका नाम रेजिना टीडमैन है। तीसरी फैमिली है कैनवोल्ड फैमिली और इस परिवार में सिर्फ आइनेस कैनवोल्ड है जो कि एक ऑर्फन है। अगर आपको याद हो तो आइनेस कैनवोल्ड जॉनस कैनवोल्ड की ग्रैनी थी इन द ईयर 2019। चौथी फैमिली है डॉपलर फैमिली और इस फैमिली के मेन मेंबर हैं बर्न डॉपलर जिसकी बेटे का नाम हेल्गे डॉपलर है। तो तीसरी एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स मिकल को देखते हैं जो कि समहाउ टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गया है और वो वहां अपने ही परिवार के लोगों से मिलता है जो कि 33 इयर्स यंग थे। कोई भी मिकल को पहचान नहीं रहा था क्योंकि 1986 में तो मिकल का जन्म भी नहीं हुआ था और मिकल खुद इन बातों से एकदम कंफ्यूज था। मिकल फौरन यहाँ से भागकर अपने स्कूल की तरफ जाता है जहाँ उसे अपनी माँ कैथरीना दिखती है। जस्ट दैट कैथरीना 33 इयर्स यंग थी और वो अभी एक स्कूल स्टूडेंट ही थी। कैथरीना और हैना फ्रेंड्स थे और कैथरीना अल्रिक को डेट कर रही थी। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हैना सीक्रेटली अल्रिक को पसंद करती थी और वो थोड़ी ईविल टाइप की लड़की थी। एनीवेज मिकल वॉज स्टिल कंफ्यूज और वो दोबारा भागकर पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसके हिसाब से उसके डैड अल्रिक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये साल 1986 था और यहाँ पुलिसमैन थे ईगॉन टीडमैन जो कि यंग अल्रिक से नफरत करते थे। ईगॉन के हिसाब से मैड्स के गायब होने में उसके भाई अल्रिक का ही हाथ है और उन्हें शहर में हो रहे अजीब घटनाओं के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स 1986 में हुए कुछ इंसिडेंट्स को देख पाते हैं जो कि थोड़ी अजीब थी, जैसे कि एक फील्ड में 33 शीप्स एक साथ मारे गए थे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है कि इन सारे शीप्स की ईयर ड्रम्स फटी हुई थी। इसके अलावा 1986 में भी लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और आसमान से कई मृत पंछी जमीन पे गिर रहे थे। दूसरी तरफ हम ये क्लॉडिया टीडमैन को देखते हैं जो कि ईगॉन की बेटी थी और क्लॉडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की न्यू बॉस थी। क्लॉडिया एक बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन क्लॉडिया की बेटी रेजिना हमेशा स्केयर्ड और डिप्रेस दिखती थी। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, मिकल पुलिस स्टेशन में ईगॉन को बोलता है कि अल्रिक उसके पिता हैं और ईगॉन को लगता है कि ये कोई प्रैंक है जो कि अल्रिक ने उस पर प्ले किया है। अब चूंकि मिकल थोड़ा चोटिल था, ईगॉन हॉस्पिटल कॉल करते हैं ताकि मिकल का ख्याल रखा जा सके और वो खुद अल्रिक को डांटने के लिए जाते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में आइनेस कैनवोल्ड एक नर्स थी जिसकी अपनी खुद की फैमिली नहीं थी। आइनेस मिकल को ट्रीटमेंट देती है और वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन मिकल आइनेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मिकल शायद एकदम शॉक्ड स्टेट में था और वो फाइनली बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है। अब ऑब्वियसली आइनेस को ये बात अजीब लगती है और वो इस बात को हल्के में लेती है। दूसरी तरफ हम यूएस क्लॉडिया को देख पाते हैं और क्लॉडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बॉस बनने के बाद अपनी फर्स्ट डे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। हेल्गे डॉपलर जो कि पावर प्लांट ओनर का बेटा था, वो क्लॉडिया को एक बुक गिफ्ट करता है जिसका नाम था ट्रैवल थ्रू टाइम। अब जिस तरह 2019 में उल्रिक और हैना के बीच अफेयर चल रहा था, ठीक उसी प्रकार 1986 में उल्रिक के डैड ट्रॉन्टे और क्लॉडिया के बीच में अफेयर था। तो काम करते वक्त क्लॉडिया पावर प्लांट्स के रिपोर्ट में कुछ ढूंढ निकालती है विच वॉज क्वाइट शॉकिंग, और वो ये बात पावर प्लांट ओनर बर्न डॉपलर से डिस्कस करती है।
बर्न का कहना था कि क्लॉडिया को ये बात सबसे छुपानी होगी और वो क्लॉडिया को एक अनजान लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स थे। अब दोस्तों इस सीरीज़ के सीज़न 1 में इस बैरल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इन बैरल्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट का न्यूक्लियर वेस्ट है और इस वेस्ट के बारे में टाउन के लोगों को कुछ पता नहीं है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस हॉस्पिटल की तरफ आती है जहाँ हम व्यूअर्स मिकल को हॉस्पिटल से भागते हुए देख पाते हैं। मिकल यहाँ से भागकर वापस केव्स की ओर जाता है क्योंकि उसे अपने रियल घर जाना था, लेकिन मिकल यहाँ ठोकर खा के गिर जाता है। दूसरी तरफ 2019 में अल्रिक अपने बेटे मिकल को सेम केव में खोज रहे थे और वो पावर प्लांट की डोर को तोड़ रहे थे। इस सीन में हम व्यूअर्स मिकल एंड अल्रिक दोनों को देख पाते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही थे, जस्ट दैट मिकल 1986 में था एंड अल्रिक 2019 में थे। इन सब के अलावा हम व्यूअर्स छोटी शॉर्टले को भी देख पाते हैं जो कि अक्सर मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करती थी। थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम व्यूअर्स एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि किसी मशीन पे काम कर रहा था और ये मशीन ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसा हमने 2019 वाले टाइमलाइन में एक स्ट्रेंजर के रूम में देखा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक टाइम मशीन थी। एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम डार्क सीरीज़ के फर्स्ट 3 एपिसोड्स को समराइज़ करते हैं तो यहाँ हमें डिफरेंट फैमिलीज़ और कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। ये कैरेक्टर्स 2019 और 1986 के टाइमलाइन में प्रेजेंट हैं और जो कुछ भी 1986 में हुआ था वही सेम आज 2019 में रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1986 में मैड्स गायब हुआ था और 2019 में मिकल गायब हुआ। 1986 में ट्रॉन्टे का क्लॉडिया के साथ अफेयर था और 2019 में अल्रिक का हैना के साथ। 2019 में एक लाश मिली जो कि 1986 के बच्चे की थी और 1986 में मिकल पहुंच गया जो कि 2019 से था। तो मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक इंसान को देखते हैं जो कि काफ़ी डरा हुआ था और वो अपने हाथ में एक पिस्टल लेके किसी बच्चे के कमरे में जाता है। ये इंसान इस बच्चे को गोली मारने ही वाला था, लेकिन अचानक इस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ये इंसान हड़बड़ी में बाहर गोली चलाता है। पिस्टल की आवाज़ से बच्चे की नींद खुलती है और ऐसा होते ही ये इंसान फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। यहाँ सीन चेंज होकर एक कपल पे फोकस करती है जो कि कोडी नाम के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। कोडी की उम्र 8 साल की थी और ये वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था। कोडी के माँ की मृत्यु तब हुई थी जब वो केवल 3 साल का था और उसके बाद से कोडी को 2 फैमिलीज़ ने अडॉप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन सब के साथ कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर हुई थी। अब जो कपल कोडी को अडॉप्ट करने जा रहे थे उनका नाम मार्क हॉब्सन एंड जेसी हॉब्सन था और ये लोग अच्छे इंसान थे। हॉब्सन्स को पहले एक बेटा था जिसका नाम शॉन था, लेकिन शॉन की मृत्यु बाथटब में एक्सीडेंटली डूबकर हो गई थी। सो नेक्स्ट डे कोडी हॉब्सन्स के साथ रहने आता है और इन सीन्स में हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि कोडी एक बहुत ही वेल बिहेव्ड और अच्छा बच्चा था। कोडी को बटरफ्लाइज में काफ़ी इंटरेस्ट थी और वो अलग अलग प्रजाति के बटरफ्लाइज को कलेक्ट भी करता था। सेम नाइट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोडी अपने साथ कैफीन ड्रिंक्स और टैबलेट्स रखता था ताकि उसे रात को नींद ना आए। अब वो ऐसा क्यों करता था इसका जवाब हमें इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो अगली रात जब कोडी सो जाता है तो हॉब्सन्स के घर में ढेर सारे रंग बिरंगे बटरफ्लाइज आते हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर थे। मार्क कोडी के लिए एक बटरफ्लाई को पकड़ता भी है, लेकिन दोस्तों जैसे ही कोडी की नींद खुलती है ये बटरफ्लाइज अपने आप ही गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जेसी कोडी को स्कूल में एडमिट करती है जहां एनी नाम की लड़की कोडी की फ्रेंड बनती है। कोडी के क्लास में एक टेट नाम का बच्चा भी था जो कि काइंड ऑफ बुली था और कोडी थोड़ा बहुत उससे डर रहा था। उसी दिन कोडी जब घर वापस आता है तो उसे हॉब्सन्स फैमिली की एक तस्वीर दिखती है जिसमें हॉब्सन्स का मृत बेटा शॉन भी था। कोडी शॉन के बारे में पूछता है और मार्क उसे बताते हैं कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात जब कोडी सोता है तो हॉब्सन्स के घर में बटरफ्लाइज के अलावा शॉन भी आ गया था। जी हाँ दोस्तों, मार्क और जेसी अपने मृत बेटे शॉन को देख पा रहे थे और जैसे ही जेसी शॉन को हग करती है शॉन एकदम से गायब हो जाता है।
ठीक उसी वक्त हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोडी की नींद भी खुल गई थी। इस घटना के बाद जेसी समझ चुकी थी कि जब भी कोडी सोता है उसके सपने सच होने लगते हैं और यही वजह है कि हॉब्सन्स के घर में रात को बटरफ्लाइज आ रहे थे, क्योंकि कोडी बटरफ्लाइज के सपने देखता था। आज कोडी ने दिन में शॉन के बारे में बातें की, जिस वजह से उसके सपने में शॉन आया और इसके परिणाम अनुसार हॉब्सन्स ने शॉन को अपने घर में देखा। अब दोस्तों इस बात का पता लगते ही जेसी कोडी का फायदा उठाने लगती है ताकि वो रोज अपने मृत बेटे शॉन को देख सके। जेसी कोडी को शॉन के पुराने वीडियो क्लिप्स दिखाती है जिससे कोडी को उसके सपने आए और ऐसा होते ही शॉन रियल में इनके घर पे आता था। लेकिन जेसी को शायद ये नहीं पता था कि कोडी के डरावने सपने भी सच हो सकते हैं, विच कैन बी रियली डेंजरस। इन बातों से मार्क खुश नहीं था और वो अपनी पत्नी जेसी को कोडी का फायदा उठाने से मना करता है। लेकिन जेसी अपने बेटे को देखने के लिए एकदम बेचैन थी और वो मार्क की एक नहीं सुनती है। रिजेंटमेंट में मार्क अपने घर से शॉन की सारी तस्वीरें निकाल देता है। तो एक दिन कोडी स्कूल जाता है जहां उसका झगड़ा टेट से होता है। स्कूल में ही कोडी को नींद आती है और उसके सोते ही हम व्यूअर्स एक अजीब से क्रीचर को देख पाते हैं जिसे कोडी द कैंकर मैन कहता था। कैंकर मैन टेट पे हमला कर देता है जिससे टेट एकदम से हवा में गायब हो जाता है और इस पूरे सीन को एनी देख लेती है। कोडी की नींद खुलती है और वो फौरन स्कूल से अपने घर वापस जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स इस बात को भी समझ पाते हैं कि कैंकर मैन कोडी का नाइटमेयर था और जिस किसी इंसान को भी कैंकर मैन ने गायब किया है वो कभी वापस नहीं आया है। कोडी अब डर से एकदम भी नहीं सो रहा था और इसीलिए जेसी अपने डॉक्टर के पास से कुछ नींद की गोलियां लेकर आती है। वो इस नींद की गोली को कोडी के मिल्क में मिक्स कर देती है और इस वजह से कोडी को उस रात नींद आती है। कोडी के सोते ही शॉन वापस से इनके घर में आता है, लेकिन अगले ही क्षण शॉन कैंकर मैन बन जाता है। जेसी और मार्क कैंकर मैन से बचते हुए कोडी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी तो नींद की दवा खाकर सोया था जिस वजह से वो उठ ही नहीं रहा था। कैंकर मैन मार्क पे हमला करके उन्हें गायब कर देता है और इससे पहले वो जेसी को भी मार पाता कोडी की नींद खुल जाती है। कोडी के जगते ही कैंकर मैन गायब हो जाता है, लेकिन इस भाग दौड़ में जेसी बेहोश हो चुकी थी। कोडी फौरन ही 911 पे कॉल करता है जिससे पुलिस यहाँ पहुँचती है और इस घर की हालत देखकर पुलिस को ऐसा लगता है कि जेसी ने कोडी पे किसी तरह की हिंसा करी है। इसके अलावा कोडी ड्रग्ड भी था तो पुलिस को और भी यकीन हो जाता है कि ये सब जेसी का किया धरा है और इसके परिणाम अनुसार पुलिस कोडी को वापस से ऑर्फनेज ले जाती है। तो इस घटना के बाद जेसी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो कोडी की मदद करना चाहती थी। इसीलिए वो कोडी के सोशल वर्कर्स फाइल को चुराती है जिसमें कोडी के पास्ट की काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। इस फाइल में कोडी के पुराने फॉस्टर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी थी और जेसी उनसे मिलने जाती है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि मूवी के पहली सीन वाला इंसान था एंड हिज नेम वाज वीलन। वीलन बताते हैं कि कोडी के ड्रीम्स की वजह से उनकी पत्नी गायब हो गई थी और कोडी के नाइटमेयर्स अब उन्हें भी मार डालने वाले थे। यही वजह है कि वीलन कोडी को ही मारना चाहते थे, लेकिन इस बच्चे की मासूमियत देखकर वो ऐसा नहीं कर पाए। वीलन के हिसाब से कोडी की यह सुपरनैचुरल पावर एक शाप की तरह है जिससे लोगों का सिर्फ बुरा ही होता है। दूसरी तरफ ऑर्फनेज में कोडी 2 दिन से नहीं सोया था और इसीलिए वहाँ के डॉक्टर्स कोडी को ज़बरदस्ती ट्रैंक्विलाइजर देकर सुला देते हैं। जब जैसे इस ऑर्फनेज में पहुँचती है तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और इस ऑर्फनेज के स्टाफ्स काइंड ऑफ कोकून में लिपटे हुए थे। जैसे यहाँ कोडी के कई नाइटमेयर्स को जिंदा देखती है और इस ऑर्फनेज में कई बटरफ्लाइज थे। फाइनली हम व्यूअर्स कैंकर मैन को भी देख पाते हैं जो कि जेसी पे अटैक करता है। अब इससे पहले कैंकर मैन जेसी को भी गायब करता, जेसी कैंकर मैन को एक ब्लू बटरफ्लाई शेप वाली पिलो दिखाती है और वो कैंकर मैन को हग करती है। जेसी के ऐसा करते ही कैंकर मैन धीरे धीरे छोटा होकर कोडी के रूप में आता है और वो फाइनली गायब हो जाता है। इसके बाद जेसी सोए हुए कोडी को अपने साथ ले जाने लगती है और कोडी की नाइटमेयर एक अच्छी ड्रीम में तब्दील होना शुरू हो जाती है, जहां ऑर्फनेज के स्टाफ्स भी अब कोकून से बाहर आ चुके थे। तो नेक्स्ट डे जेसी कोडी को उसकी माँ की एक जर्नल दिखाती है जिसे देखकर कोडी समझ पाता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी।
कोडी की माँ को उसके सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ के बारे में पता था और वो इस चीज़ को काफ़ी पसंद भी करती थी। अनफॉर्चुनेटली कोडी के मॉम को पैंक्रियाटिक कैंसर था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी और उस वक्त कोडी की उम्र मात्र 3 साल थी। कोडी ने अपने माँ की बीमारी के बारे में पढ़ा और वो कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था। इसके अलावा कीमोथेरेपी के कारण कोडी की मॉम के लुक थोड़ी डिफरेंट हो गई थी, जिस वजह से कोडी को ऐसा लगने लगा कि उसकी मॉम को कैंकर मैन ले गया है। तब से ही कोडी को कैंकर मैन के नाइटमेयर्स आने लग गए थे और कैंकर मैन असल में और कोई नहीं बल्कि कोडी की मॉम ही थी। हॉस्पिटल में जिस बटरफ्लाई शेप्ड पिलो का इस्तेमाल जेसी ने किया था वो कोडी की मॉम यूज़ किया करती थी और इसीलिए उस पिलो को देखकर कैंकर मैन शांत हुआ था। इन बातों को जानकर कोडी का दिमाग एकदम क्लियर हो चुका था और शायद अब वो अपनी नाइटमेयर्स पे भी काबू पा लिया था। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोडी अब बिना सोए ही चीज़ों को प्रकट कर पा रहा था, विच प्रूव्स कि कोडी अब अपने इस पावर को अच्छे ढंग से कंट्रोल करना सीख रहा है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बिफोर आई वेक मूवी की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी की 1-2 बेसिक थियरीज पे बातें करेंगे। मूवी की कहानी सुनकर हम सभी क्लियरली समझ पाते हैं कि कोडी जो भी सपना देखता है वो सच हो जाता है। लेकिन दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में कोडी बिना सोए एक बटरफ्लाई बना पाता है। दिस गिव्स अस ए पॉसिबल हिंट कि मे बी कोडी उन सारे लोगों को वापस ला सकता है जिन्हें कैंकर मैन ने गायब किया था एंड जस्ट मे बी कोडी मरे हुए लोगों को भी वापस ला सकता है। जैसे जैसे कोडी अपनी ताकत को कंट्रोल करके और बढ़ाएगा वो लिटरली कुछ भी कर सकता है एंड दिस सर्टेनली कॉल्स आउट फॉर ए सीक्वल ऑफ दिस मूवी। अब आप यहाँ ये पूछ सकते हैं कि कोडी पहले अपनी ताकत को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था, तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। कोडी हमेशा अपनी स्पेशल एबिलिटी को एज ए कर्स मानता था और वो इससे दूर भागता था, लेकिन मूवी के एंड में जेसी मेक्स हिम रियलाइज कि उसकी ये स्पेशल एबिलिटी कोई कर्स नहीं बल्कि एक गिफ्ट है और इसीलिए कोडी अब अपने पावर को यूज करते हुए कंट्रोल कर पाता है।